आज के मुख्य अतिथि मेहमान डॉक्टर वर्मा जी, प्राचार्य डॉक्टर केसी चतुर्वेदी, निर्णायक मंडल के सदस्य डॉक्टर अशोक सिंह जी एवं डॉक्टर श्रीमती प्रियंका वशिष्ठ जी, अनेक विद्यालयों से उपस्थित मेरे अध्यापक साथियों और प्यारे विद्यार्थी, आज हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी वाद प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं। हमारे विद्यालय में हिंदी के संदर्भ में सप्ताह भर से कार्यक्रम चल रहे थे। कल दिन का समापन हुआ है और प्राचार्य महोदय ने निर्णय लिया कि एक अंतर विद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन भी होना चाहिए। समय समय पर प्राचार्य महोदय इस संदर्भ में हमें उत्साहित करते रहते हैं और विद्यार्थी, जैसा आप जानते हो, अनेक कार्यक्रम विद्यालय के द्वारा विद्यालय में और विद्यालय से अंतर विद्यालय में भी हम आयोजित करते रहते हैं। तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, अपना बहुमूल्य समय में से महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे बीच में है। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती अंशु और श्रीमती निर्मला से के कार्यक्रम में शामिल करने के लिए मुख्य अतिथि महोदय का पैर लगाकर स्वागत करें। BA ऑनर्स विज्ञान, MA MPhil PhD और 11 साल का लंबा अनुभव और 11 साल में 11 बार रक्तदान डॉक्टर साहब ने किया है, सेवा के लिए करते हैं और 11 बार ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। मैं डॉक्टर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद महोदय, कृपया स्थान करें। अब मैं विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य महोदय डॉक्टर केसी चतुर्वेदी जी का भी कार्यक्रम में शामिल कर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्राचार्य डॉक्टर केसी चतुर्वेदी। सेवा के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति थे। मैं आपको बताऊं कि महापंजाब के महागांधी के रूप में उनको जाना जाता था। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो सर्वसम्मति से उनको पंजाब का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पंडित ठाकुरदास भार्गव, जो हमारे स्कूल का नाम है, ये पंडित गोपीचंद भार्गव, डॉक्टर गोपीचंद भार्गव के बड़े भाई थे, जो हमारे बीच में आज श्री जगदीप भार्गव जी पधारे हैं। ये उनकी सेवा की अगली पीढ़ी है। मुझे याद है जब मैं इस विद्यालय में आया था तो हमारे प्रिंसिपल साहब ये कहते थे कि ये जो भार्गव परिवार है केवल सेवा के लिए है, यहाँ
जितनी भी फीस आती है, जितना भी काम होता है, सब यहीं पर पैसा लगता है। और वो अंग्रेजी में कहते थे नॉट ए सिंगल पैनी, एक सिंगल पैनी भी स्कूल से बाहर नहीं जाती है। तो हमें गर्व है, हम ऐसे विद्यालय से जुड़े हुए हैं। और आज हम डॉक्टर गोपीचंद भार्गव को याद कर रहे हैं तो उसके पीछे भी यही कारण है, सेवा और समर्पण। एक वाकया मुझे याद है जो अक्सर चर्चा में रहता है कि लाला लाजपत राय जी को आप जानते होंगे सभी। लाला लाजपत राय जी पंजाब के बड़े नेता थे और उनको एक घटना में लाठियां लगी और उनका निधन भी हुआ। तो जब मैं छोटा था, ये हम एसएस में पढ़ते थे, लेकिन पता नहीं था लाला लाजपत राय अपने हिसाब में ही प्रैक्टिस करते थे, यहीं थे। और उनके साथ एक बड़ा नाम जो जुड़ा हुआ था वो डॉक्टर गोपीचंद भार्गव जी का था। वो उनके साथ रहते थे। जब उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लाठियां खाई तब भी वो उनके साथ ही थे और पूरे का पूरा पंजाब प्रांत वो देखते थे। गांधी जी ने उन्हीं को अधिकृत किया हुआ था। तो मैं इसके पश्चात आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी कोई महाअनुभव, कोई भी महानुभाव को हम याद करते हैं तो उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा लेते हैं। जगदीप भार्गव जी आज उस सेवा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे विद्यालय के अतिरिक्त एक और विद्यालय नई राहें चलता है जो डॉक्टर गोपीचंद भार्गव ट्रस्ट की ओर से चल रहा है और ये बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क सेवा देते हैं। कॉपी किताबें पढ़ाई आजकल 8वीं तक चलता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और गर्वान्वित हूँ मैं कि मैं ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आप सबको कार्यक्रम के संचालन हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से रूबरू करवाऊं, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। सर्वप्रथम आप सब जब नीचे एकत्र हुए तो आपको एक प्रतिभागी नंबर मिला होगा, पक्ष में और विपक्ष में। आपने अपने विद्यालय का नाम की घोषणा नहीं कर दी। आपके स्कूल का कोई पहचान पत्र है, कृपया सभी प्रतिभागी को अपनी जगह पर छोड़ दें। विद्यार्थी ध्यान दें कि प्रतिभागी विद्यार्थी कि आपने अपने नाम की घोषणा जरूर करनी है। प्रतिभागी नंबर और नाम की घोषणा जरूर करेंगे ताकि निर्णायक मंडल को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हमने जो आपको प्रारूप भेजा था उसमें 4 प्रकार के बिंदु दिए थे, उच्चारण, आरोह, प्रस्तुतिकरण यानी विषय वस्तु, प्रश्नोत्तर
तो जो ये प्रश्नोत्तर है, ये हमारे निर्णायक मंडल के दोनों सदस्य एक एक प्रश्न पूछेंगे, 2.5 नंबर का एक प्रश्न होगा। मैं समय सीमा के ध्यान में रखकर कुमारी लता हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रतिभागी विद्यार्थियों ध्यान देना है कि 3 मिनट में एक घंटी बजेगी जो बताएगी कि आपने कमतर समय को पूरा कर दिया है। दूसरी घंटी 3 मिनट और 30 सेकंड में, यानी 3.5 मिनट में बजेगी जो बताएगी कि आपकी समय सीमा पूरी हो गई है। जिस घंटे के बजने तक मेरा निर्णायक मंडल से निवेदन है कि विद्यार्थी को प्रतियोगिता से बाहर ना किया जाए। हम इतने क्रूर नहीं हो सकते कि विद्यार्थी तैयारी करके आए और 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए विद्यार्थी को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाए। उसके बाद 3.5 मिनट के बाद 10 सेकंड और मिलेंगे विद्यार्थी को अपने निष्कर्ष देने में, तो 1 घंटी फिर बजेगी और ये घंटी बताएगी कि आपका पूरा समय समाप्त हो चुका है। तो मैं प्रतिभागियों से निवेदन करूंगा कि एक बार हाथ उठाकर मुझे इतला करें कि आप सबको प्रतिभागी नंबर मिल गए हैं, सबके पास है। कोई ऐसा विद्यार्थी तो नहीं है जिसके पास अपना नंबर ना हो। बाहर घर के बाहर व्यवहार करना सिखाती है, अपनों के बीच में बैठना बोलना सिखाती है और आपको स्वतंत्र विचार करने को भी, अपने निर्णय लेने के लिए एक प्रकार से स्वतंत्र कर देती है कि आप अपने निर्णय लीजिए। मैं इस संदर्भ में ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हिंदी हमें बोलना सिखाती है। जैसे ही घर में हम बोलना सीखते हैं तो हम हिंदी ही बोलते हैं। तत्पश्चात घर से बाहर निकलते हैं, बच्चे में थोड़ी सी हिचक होती है, लेकिन माँ ने उसको भाषा सिखाई है तो हिचकता नहीं है, बेवकूफ होकर घूमता फिरता है। हिंदी हमें फिर व्यवहार सिखाती है, संस्कार सिखाती है। हमारा हिंदी साहित्य बड़ा विपुल है। मैं आपको एक आंकड़ा प्रस्तुत करूं कि हिंदी के शब्दकोश में 5.5 लाख शब्द हैं, अंग्रेजी के केवल 2.5 लाख शब्द हैं। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अंग्रेजी एक विश्व भाषा है, उसने इधर उधर भाषाओं से अपने शब्दों को चुना और समेट किया है और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी बन चुकी है। मेरे एक मित्र ने पीछे दावा किया कि अब हिंदी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा बन गई है, जब हमारी जनसंख्या 142 करोड़ पहुंच गई। देखिए विद्यार्थी, 2 बातें होती है। ज्यादा देशों में बोले जाने वाली भाषा वो अंग्रेजी है, लेकिन वो ज्यादा देश तो बोलते हैं, उनकी जनसंख्या कम। कई देश तो हमारे हरियाणा जितने भी नहीं। आज जो सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है आज की स्थिति में हिंदी है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से आगे बढ़ गई है और चीन की भाषा मंदारिन ये पहले प्रथम स्थान पर थी, अब हिंदी ने वो स्थान ले लिया है। इसके साथ साथ जो एशिया के देश हैं वो सब हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। मैं आपके बीच में ज्यादा समय न लेते हुए, बीच में मैं बार बार आपका टोका टाकी भी नहीं करूंगा, क्योंकि पहले जो हमने कार्यक्रम किए हैं तो जो भी टीका टिप्पणी मन से की गई तो कई अध्यापकों ने ऐतराज इस बात का किया कि किसी को अच्छा बता दिया, किसी को बहुत अच्छा बता दिया। तो आप प्रतिभागी नंबर आपको दिए गए हैं, निर्णायक मंडल के पास माइक है और वो आपका नाम घोषित करेंगे और आप मंच पे आएंगे और अपनी बातें रखेंगे। 3.5 मिनट के अपने उद्घोषणा के बाद आप यहीं रुकेंगे। निर्णायक मंडल आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, तत्पश्चात आप अपने स्थान नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं जनाब, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। मैं इस सम्माननीय मंच को नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल, माननीय अतिथिगण और इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण दर्शक वर्ग, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।
मैं इस वाद विवाद प्रतियोगिता में, जिसका विषय है संविधान में संशोधन जरूरी, संदर्भ समान नागरिक संहिता के पक्षपात्र के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। इस संहिता में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग से क्यों ना हो, सभी के लिए एक समान कानून होगा। इस समान नागरिक संहिता होने का सबसे बड़ा कारण हमारे संविधान की उद्देशिका है, जिसमें स्पष्ट लिखा है सामाजिक न्याय, एकता और अखंडता। ये सामाजिक न्याय किसी धर्म को देखकर तो नहीं हो सकता, किसी जाति और संप्रदाय को देखकर तो नहीं हो सकता। इसलिए सामाजिक न्याय तभी होगा जब कानून समान होगा। एकता और अखंडता तभी आएगी जब सभी नागरिकों के साथ एक समान कानूनी व्यवहार किया जाएगा। हमारे संविधान में सभी नागरिकों को मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, तो फिर यह समानता क्यों? अगर परिवार के एक सदस्य के लिए अलग कानून, अन्य के लिए अलग कानून, तो क्या इससे परिवार चल सकेगा? क्या इस दोहरी व्यवस्था से देश चल सकेगा? हमें याद रखना चाहिए, हमारे संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान कानून, समान अधिकारों की बात की गई है। यह समान नागरिक संहिता कानूनी स्पष्टता लाएगी, कानूनी स्थिरता लाएगी। यह समान नागरिक संहिता लैंगिक समानता को बढ़ावा देगी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यह किसी भी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेता, किसी विशेष धर्म को नहीं मानता। इस समान नागरिक संहिता से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी कानून धर्म ग्रंथ पर आधारित नहीं होगी, और यह समान नागरिक संहिता हमारे देश में समानता लाएगी। विरोधी इसका विरोध इसलिए करते हैं कि उन्हें लगता है इससे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन है। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि हिंदू मंदिर में जाते रहेंगे, सिख गुरुद्वारे में जाते रहेंगे, ईसाई चर्च में जाते रहेंगे, मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ते रहेंगे, जैन अपने मंदिर में जाते रहेंगे। इसमें धर्म का कोई लेना देना ही नहीं है। होगा क्या? लड़की की शादी की उम्र बराबर कर दी जाएगी, इससे लड़कियां ग्रेजुएट हो सके। इसमें धर्म कहां से आ गया? तलाक लेने की प्रक्रिया सबकी बराबर हो जाएगी। 3 तलाक ही तो खत्म हो रहा है, बुरी प्रथाएं तो समाप्त हो रही है। लोग कहते हैं इससे हिंदू धर्म का फायदा है, तो मैं विरोधियों को कहना चाहूंगी इससे हिंदू धर्म का फायदा नहीं, इस समान नागरिक संहिता के लागू होने से सबसे अधिक फायदा मुस्लिम बेटियों का है। वे मुस्लिम बेटियां जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है, वे मुस्लिम बेटियां जिनकी शादी की उम्र 9 साल है। अतः ये समान नागरिक संहिता हमारे देश में लैंगिक समानता को बढ़ावा देगी, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाएगी, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा। अंत में यही कहूंगी, बढ़ते चलो, राष्ट्र है पुकारता, भेदभाव है बढ़ रहे, चाहिए समानता। राष्ट्र है पुकारता, चाहिए समानता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसे राजा थे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ में आता था। आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता के नीशीर विवेकी निर्णायक मंडल, यहाँ पधारे सभी अतिथि, आयोजक विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, प्रबंधन समिति, अध्यापकगण, मेरे सभी सहभागी भाई बहन अथवा अन्य सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं रिया, संख्या नंबर 2, आज इस वाद विवाद प्रतियोगिता जिसका विषय है संविधान संशोधन समान नागरिक संहिता के विपक्ष पात्र के रूप में प्रस्तुत हूँ। उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारत में विभिन्न प्रकार के पद मौजूद हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपरा एवं धार्मिक मान्यताएं हैं। ऐसे में एक ही कानून इन अलग-अलग वर्गों पर लागू नहीं किया जा सकता है। विभिन्न व्यक्तिगत कानून की व्यवस्था विभेदकारी न होकर एक प्रकार से संविधान अथवा राज्य द्वारा की गई सकारात्मक कार्यवाही है, जिसका उद्देश्य समाज के वंचित एवं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों, मान्यताओं एवं धार्मिक नियमों को सुरक्षित प्रदान करना है। विधि आयोग के अनुसार भी भारत में समान नागरिक संहिता लागू करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ज्यादा जरूरी है लोकहित, लोक कल्याण एवं लोगों की सहमति। क्योंकि ध्यान दीजिए, हमारे देश में लोकतंत्र है। अनुच्छेद
धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, अर्थात भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में निवास करने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे सुरक्षित रखने का अधिकार है। महोदय, जब हम ये कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है जिसमें अनेक प्रकार के सामाजिक समूह समुदाय निवास करते हैं, तो क्या उन पर एक जैसा कानून थोपना सही होगा? अनेक समुदाय, विशेषकर अल्पसंख्यक, मुस्लिम, आदिवासी, ईसाई समाज समान नागरिक संहिता का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। मुस्लिमों के मुताबिक उनके निजी कानून उनकी धार्मिक आस्था पर आधारित है, इसलिए समान नागरिक संहिता लागू कर उनके निजी मामलों में दखल न दिया जाए। अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा जाता है कि सभी नागरिकों को धर्म स्वतंत्रता को अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने का समान रूप से हक है। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये समान नागरिक संहिता लागू हो गई तो क्या हमारे देश में एकता रहेगी, हमारे देश में विविधता रहेगी? अब इन पंक्तियों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। तपती जमीन है, साया भी तपता है यहाँ, सब बेगाने हैं, कौन अपना लगता है यहाँ। कानून पैसे वालों के आगे झुकता है जहाँ, न्याय भी पैसों में बिकता है जहाँ। आज समान नागरिक संहिता की बात हो रही है वहाँ, आज समान नागरिक संहिता की बात हो रही है वहाँ। धन्यवाद। समान हो, समता का सबको गुमान हो, हर मजहब का मान रहे पर पहला मजहब संविधान हो। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, प्रिय अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। आज मैं अनामिका कक्षा 11वीं से आप सभी के समक्ष समान नागरिक संहिता के पक्ष पर कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। समान नागरिक संहिता यूजीसी एक कानूनी ढांचा है, हालांकि इसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, उनके अंदर समानता लाने का काम करता है। भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता को राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में शामिल किया गया था। इसका मतलब है कि यह कानूनी रूप से लागू योग्य नहीं है, लेकिन इसे हमेशा सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माना जा सकता है। समान नागरिक संहिता के पक्ष में मैं कुछ लोकप्रिय तर्क देना चाहती हूँ। समानता यूजीसी के मुख्य फायदों में से एक है कि यह सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति या लिंग के बावजूद समान और धर्म या समुदाय के आधार पर भेदभाव को खत्म करने में मदद करता है। लैंगिक न्याय यह समान नागरिक संहिता एक सुनिश्चित करती है कि विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकारों के मामलों में महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाए। यह महिलाओं के खिलाफ भेदभाव प्रथाओं को खत्म करने में मदद करता है, जैसे 3 तलाक, बहुविवाह, जो कुछ समुदायों में प्रचलित है। धर्मनिरपेक्षता ये एक यूजीसी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को पुष्ट करता है जो भारतीय संविधान में निहित है। व्यक्तिगत कानूनों में धार्मिक विचारों को हटाकर समान सिविल कोड एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी समाज को बढ़ावा देती है। अब मैं आप सभी के समक्ष समान नागरिक संहिता के विपक्ष में कुछ तर्क इस प्रकार है। यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उन बुनियादी अधिकारों में से एक है जिसका भारतीय नागरिक अधिकारों में से एक है, लेकिन कुछ लोगों को मानना है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से इस अधिकार का क्षरण हो सकता है। धर्म और संस्कृति विविधता भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, इसलिए कानूनों का एक अत्यधिक सेट विविधता और मौजूदा एकता के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। आम सहमति का अभाव यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आम सहमति के होगी, क्योंकि अंततः विश्वास और विचारधारा का अंतर ही किसी व्यक्ति के नैतिकता और प्रभावित करता है। यह कारक फिर से यूजीसी के कार्यान्वयन को मुश्किल बना
जाता है। भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता को राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में शामिल किया गया था। इसका मतलब यह है कि कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन इसे हमेशा के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माना जा सकता है। ये वक्त है बदलाव का, हर दिल की है पुकार। ये वक्त है बदलाव का, हर दिल की है पुकार। समान नागरिक संहिता से बनेगा एक नया संसार। संविधान में हो बदलाव या हो क्रांति की बात, भारत की अखंडता को मिले एक नई सौगात। नमस्कार आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्रेष्ठ निर्णायक मंडल, अध्यापक गण व मेरे प्रिय साथियों, मैं आज कृतिका टीम 5 की ओर से दिए गए विषय संविधान में संशोधन जरूरी है संदर्भ अपने विचार लेकर उपस्थित हूँ। समान नागरिक संहिता के संदर्भ में संविधान में संशोधन उस नजरिए की तरह है महोदय, जिसे बदलते ही नजारे अपने आप बदल जाएंगे। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। तो मैं अपने प्रतिभागी मित्रों से यह पूछना चाहती हूँ कि फिर संविधान में संशोधन से इतना परहेज क्यों? चंद पंक्तियां याद आ रही है। कुछ पा लेना जीत नहीं, कुछ खो देना हार नहीं, सिर्फ परिस्थितियों का अभाव है, परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। महोदय, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि देश की एकता को बढ़ावा देने के लिए हम जितनी जल्दी समान नागरिक संहिता को अपनाएंगे उतना बेहतर होगा। अनुच्छेद 14 के अनुसार समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन और निजता के संरक्षण का अधिकार लोगों को प्राप्त है, परंतु मान्यवर महिलाओं के अधिकारों का हनन होता रहा है। 1985 में सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद भी 62 वर्षीय मुस्लिम महिला शाहबानो को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया गया। यह मामला कोई विसंगति नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान कानूनी ढांचे के भीतर असमानताओं का प्रतिबिंब है। इससे न केवल लैंगिक समानता को खतरा है, बल्कि सामाजिक समानता भी सवालों के घेरे में है। विविधता में एकता वाले भारत देश में समान नागरिक संहिता की सख्त आवश्यकता है। यह कानून न केवल भेदभाव और प्रथाओं को मिटाकर सामाजिक समरसता को बढ़ावा देगा, बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करेगा। महोदय, गोवा राज्य का उदाहरण इसकी सफलता का प्रमाण है। समान नागरिक संहिता सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि देश की अखंडता और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। एक राष्ट्र एक कानून का सपना तभी साकार होगा जब हम धर्म, जाति, लिंग के भेदभाव से ऊपर उठकर एक समान समाज की स्थापना करेंगे। मेरे विपक्षी मित्रों से मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आपके घर का कोई सामान खराब हो जाता है तो आप क्या करते हैं? उसे बदलते ही है ना। बस आज इसी बदलाव की आवश्यकता है हमारे देश के संविधान को। आज समान नागरिक संहिता समय की सबसे बड़ी मांग है। तो आइए इस बदलाव को लाकर देश को सतत विकास की ओर ले चले। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, परिवर्तन को तू स्वीकार कर, यही जीवन का सार है। परिवर्तन को तू स्वीकार कर, यही जीवन का सार है। समान नागरिक संहिता ही हमारे आने वाले भविष्य का आधार है, आने वाले भविष्य का आधार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कौन अपना लगता है कानून कैसे बालों की तरफ झुकता है जहां, न्याय कैसे बालों में दिखता है जहां, आप समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं हम। नमस्कार माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय साथी। आज मैं हर्षिता टीम 5 की ओर से दिए गए विषय संविधान में संशोधन आवश्यक है संदर्भ समान नागरिक संहिता इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। मन करता है सदन की राय के पक्ष में खड़ी हो जाऊं, 3-4 बातों को दोहराऊं और सदन में खूब तालियां पाऊं, परंतु देश हित ने मुझे इस विषय के विपक्ष में खड़ा कर दिया है। मानकर समान नागरिक संहिता कितनी और किस रूप में समान होगी, इसका हमारे पास कोई आधार नहीं है। मेरे विपक्षी मित्र इसे देश हित में बताकर मात्र स्वार्थ रच रहे हैं। मान्यवर, भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर धर्म, हर परंपरा, हर संस्कृति के लोग रहते हैं। यही हमारी विविधता है और यही हमारी असली ताकत है। यह एकल कानून से सभी समुदायों की संवेदनाओं का ध्यान रखना
कानूनी उलझनों को जन्म दे सकता है। अगर हम सब पर एक ही कानून लागू कर देंगे तो यह तो वही बात हो गई कि एक जैसी टोपी सभी के सिर पर पहना दी जाए। मान्यवर, मैं यहाँ सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे संविधान में पहले से ही सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय का प्रावधान किया है। अनुच्छेद 14 से 32 तक में मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए यह तर्क देना कि समान नागरिक संहिता समाज में समानता लाएगा असल में संविधान के मौजूदा प्रावधानों की अनदेखी करना है। मैं यहाँ सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में शादी, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में हर धर्म की अपनी अलग-अलग नियम और मान्यताएं हैं। तो क्या एक कानून सभी धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं के लिए समान रूप से उचित होगा? महोदय, इससे तो हमारे देश की विविधता कमजोर हो जाएगी। इसके अलावा हमें यह भी विचार करना चाहिए कि क्या वास्तव में समान नागरिक संहिता की वकालत करने की आवश्यकता है? संयुक्त राष्ट्र के कुल 193 देशों में से केवल 8 देशों में ही समान नागरिक संहिता लागू है। महोदय, इसका तात्पर्य यही है कि अधिकांश देश समझते हैं कि कैसे विविधता और विभिन्नता का सम्मान करते हुए हम एक समाज को मजबूत और एकजुट रख सकते हैं। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि समान नागरिक संहिता को लागू करने की बजाय हमें उन सिद्धांतों को मजबूत करने की आवश्यकता है जो हमारे संविधान में समानता और न्याय को बनाए रखने के लिए पहले से ही मौजूद है। हर परंपरा की अपनी धुन है, अपनी चाल। हर परंपरा की अपनी धुन है, अपनी चाल। ना करो कोई बदलाव, ना डालो इसमें चाल। हमारी विविधता में बसी है देश की जान। समान नागरिक संहिता से ना हो इसका नुकसान, ना हो इसका नुकसान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रस्तुत करने जा रहे हैं हम वासी भारत जिसने जाति, धर्म, भाषा, प्रांतों के अनेकों मोतियों को एकता के अखंड सूत्र में पिरोया है और हमें एक पहचान, एक नाम हिंदुस्तान दिया है। हिंदुस्तान ही वो स्थान है जहाँ हर कोई एक समान है, क्योंकि हमारे पास विश्व का सबसे लंबा लिखित भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान ही वह बुद्धि है जिसने निर्भर हाथ को मजबूत मुट्ठी बनने की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विकेंद्रीकरण को इतनी खूबसूरती से केंद्रित किया गया है कि समुच्च विश्व के लिए राष्ट्रीय एकता, समता के सवाल की मिसाल बन खड़ा है। इस समानता में कसर रह गई बस उस कानून की जो समग्रता का प्रतिमान बन जाएगा, समान फायदे देकर समान कायदे हमें सिखाएगा। अरे, संविधान के पिता का वो स्वप्न मुझे याद आ गया, समान नागरिक संहिता। सोने के पेड़ का वो बीज जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, वो संजोग कर रखने के लिए नहीं, भारत भूमि पर सिंचने के लिए दिया था। एक और जहां हमारा देश एक संविधान, एक समानता के वादे दावे करता है, तो फिर ये अलग-अलग नीति नियमों के घेरे में जो खड़े हैं हम देखते हैं देश में अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, और इन पर कानून कौन सा लगे, इस सवाल का जवाब आज भी ढूंढ ही रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है समान नागरिक संहिता, जो हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता लेकर आएगी, सभी को सामान्य मूल अधिकार दिलवाएगी और महिला वर्ग को सशक्त एवं शक्तिशाली बनाएगी। यदि कानून हमारे देश में आता है तो देश की बहु बेटियों को भी पैतृक धन संपत्ति में भागीदारी मिल जाएगी। बिन धर्म जाति देखे इंसाफ की लो जल जाएगी। सिंगल पेरेंट्स और ट्रांसजेंडर कपल के घर भी बच्चे में मुस्कान खिल जाएगी और सांप्रदायिकता के जहर को छोड़ जनता सावन के साँचे में ढल जाएगी। पर ड्रीम ऑफ कम्युनिटी कहीं भूला बिसरा पड़ा है। आज नहीं तो फिर कब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, आज नहीं तो फिर कब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। क्या आज का युवा बुढ़ापे में सिंह को देख पाएगा? इसके बहुत से लाभ हैं, जैसे न्याय प्रक्रिया सरल हो जाएगी, आपराधिक मामलों में भारी गिरावट आने की संभावना है, कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा, फिर चाहे वो नर हो, नारी हो, किसी भी धर्म का हो या जाति का हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा, जो वर्तमान काल की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि राष्ट्र में एकता है तो राष्ट्र समृद्ध है, यदि राष्ट्र में एकता नहीं है तो वह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इन्हीं प्रश्नों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। उनकी अनूठी संस्कृति और धार्मिक प्रथाओं का हनन हो सकता है, और दूसरा, संविधान में बदलाव करना कोई आसान बात नहीं है। इसके कारण लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता, उनकी सामुदायिक पहचान
नुकसान हो सकता है और कई व्यावहारिक और राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हमें हमारे संविधान में कोई विशेष बदलाव करने की आवश्यकता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि अतीत की प्रतिध्वनि वर्तमान और भविष्य को प्रकाशित करती है। हमें अपने विचारों को पनपने देना चाहिए। हमें अपने विचारों को पनपने देना चाहिए तथा नए नए लाखों फूलों को खिलने देना चाहिए, परंतु संविधान जैसे इस नीरस पन्ने को दोबारा से नहीं लिखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। एक साथ चले, एक साथ बोले, एक साथ सोचे तथा हम सभी का मन एक हो, समान हो। अभिनंदन आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष निर्णायकगण एवं यहाँ उपस्थित समस्त श्रोतागण। आज मैं प्रतिभागी संख्या 7 रियाना आप सभी के समक्ष एक बहुत ही विचारणीय विषय संविधान में संशोधन एक जरूरी संदर्भ समान नागरिक संहिता के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मान्यवर, आज हमें सबसे पहले इस विषय का विश्लेषण कर लेना जरूरी है। आज के संदर्भ में हमें समानता का मतलब उस अर्थ से लेना चाहिए जिसमें सभी नागरिक समान अधिकार रखते हैं। आज तक के विश्व लिखित इतिहास में समान नागरिक संहिता को सर्वप्रथम लागू किया रोम के शासक जस्टिन ने, और इस संहिता को लागू कर जस्टिन ने रोम को एक बहुत बड़े विद्रोह से बचा लिया। दोस्तों, आज आजादी के बाद भी यदि हमें हमारी भारतीयता को मनुस्मृति के नियमों और हबीब की शर्तों के स्फूर्त करना था तो इतने बड़े संविधान की आवश्यकता नहीं। क्या यह अफवाह नहीं कि हम हमारे देश के लोकहित को धार्मिक मठों या शरिया की अदालतों में गिरवी रख रहे हैं? क्या राज्य के नीति निदेशक तत्वों का 44वां अनुच्छेद नियमों कानूनों की दलीलों के आगे नतमस्तक नहीं हो रहा? एक रूढ़िवादी समाज में धर्म भले ही हमारे जीवन के हर पहलू को संचालित करता हो, परंतु बिना धार्मिक क्षेत्राधिकार को घटाए बगैर उस असमानता, उस भेदभाव को खत्म नहीं किया जा सकता जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता विधि के समक्ष समता की भी बात करता है जो अनुच्छेद 14 में वर्णित है और हमारे मौलिक अधिकारों में से एक है। समता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राय भैंस का शिकार बनते जा रहा है जब जब धार्मिक कानून और सिविल कानूनों का टकराव होता है। तो फिर मैं मेरे विपक्षी साथियों से पूछती हूँ कि यहाँ बैठे समान नागरिकों पर अलग अलग कानून क्यों? मान्यवर, यदि मेरे विपक्षी वक्ताओं के विचार धृतराष्ट्र सी जन्मांतता लिए होते तो बात कुछ और थी, परंतु विवेक दृष्टि होते हुए भी गांधारी सी निपातता लिए देश हित को अनदेखा कर समान नागरिक संहिता के विरुद्ध तर्क दे रही है। शायद वे चाहते हैं कि संविधान जो सभी के लिए, सभी के द्वारा, सभी को समर्पित देश का कानून है, वह कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लोगों को समर्पित कानून बन जाए। शायद वे चाहते हैं कि इस देश के 125 करोड़ नागरिकों का अपना अपना कानून हो और हर आदमी अपनी जेब में अपना संविधान लेकर घूमे। दोस्तों, आज सबका अपना कानून होगा, कल सबका अपना अपना संविधान होगा। यदि शौक ही नहीं महोदय, परसों हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय अपना अपना राष्ट्र मांगेगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिन्हा की सोच गांधी के आदर्शों पर हावी न हो जाए, इसलिए समान नागरिक संहिता देश हित में है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, यह मानसिकता भारत की एकता, अखंडता पर हावी न हो जाए, इसलिए समान नागरिक संहिता देश हित में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जमीन है, साया भी तपता है यहाँ, सभी बेगाने हैं, कौन लगता है अपना यहाँ। कानून पैसे वाले की तरफ झुकता है जहाँ, न्याय पैसों में बिकता है जहाँ। आज सम्मान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं हम, वहाँ इंसाफ ही जहर उगलता है जहाँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष निर्णायकगण एवं समक्ष श्रोतागण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रियांशु विभागी नंबर 7 सम्मान नागरिक संहिता के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। संविधान हमारे देश की आत्मा है। ये केवल और केवल कानून का संग्रह नहीं, बल्कि उन सिद्धांतों और उन मूल्यों का प्रतीक है जिस पर हमारे देश की नींव रखी गई थी। अगर हम हर किसी की इच्छाओं के अनुसार इसमें संशोधन करते रहे तो क्या इसकी पवित्रता बची रह पाएगी? कहा गया है, पुराण वाक्यम स्थिरम धर्म है, अर्थात प्राचीनतम सत्य ही धर्म है। इसलिए हमारा संविधान विस्तृत और अडिग होना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने संविधान की हर
बार बार संशोधित करना हमारी न्याय प्रणाली को कमजोर बनाता है। कहते हैं नींव को मत हिलाओ, नींव को मत हिलाओ, मकान कभी मजबूत नहीं रह पाएगा। संविधान को मत बदलो, भारत कभी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। आज मेरे विपक्षी समान नागरिक संहिता को देश हित में बताकर मातस्वाम रच रहे हैं। मान्यवर, आज मेरे कानों में समान नागरिक संहिता, समानता, समानता का स्वर गूंज रहा है। मैं पूछता हूं अपने विपक्षियों से, क्या सच में हमारे देश में समानता है? आज हमारे देश में लोग चंद पैसों में अपना ईमान बेच देते हैं, सच को पैसों के नीचे दबा दिया जाता है, और तो और झाकर एक गरीब आदमी को अपराधी घोषित कर दिया जाता है। वह समानता की बात कर रहे हैं हम। जहां एक औरत कानून की सीढ़ियों पर गिड़गिड़ाती हुई न्याय की गुजारिश करती है, उसे न्याय नहीं दिया जाता। वह समान नागरिक संहिता के झंडे लहरा रहे हैं हम। मान्यवर, अगर हमें सच में समान नागरिक संहिता को लाना है तो हमें पहले भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। हमें जरूरत है भ्रष्टाचार को मिटाने की, हमें जरूरत है ईमानदार सत्ता को लाने की। चाणक्य ने भी एक बार कहा था कि राजा का असली धर्म राज्य की स्थिरता में है, ना कि उस नियमों के बार बार परिवर्तन करने में। इसलिए मैं पूछता हूं अपने विपक्षियों से, क्या सच में समान नागरिक संहिता हमारे देश में है? मैं कहता हूं नहीं है, क्योंकि हमारा देश विविधताओं में एकता वाला देश है। हम सब एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, और अगर इस एकता की माला का एक भी मोती टूट गया तो संपूर्ण समाज बिखर जाएगा। आज आजादी कितने सालों बाद भी हम सब एकता और अखंडता से रह रहे हैं, तो इस समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्यों है? समान नागरिक संहिता का चक्रव्यूह आया, परंतु जनता को कुछ समझ न आया। भारत को मिटाने के अनेक मार्ग लाया, परंतु जनता को कुछ समझ न आया। जनता संग रह गई बेचारी, समान नागरिक संहिता लगी इसको भारी। जनता ने तो विनती कर ही डाली, बस करो सत्ताधारी, बस करो सत्ताधारी, और कितनी गलती भुगतेगी जनता तुम्हारी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि समान नागरिक संहिता हमारे देश में नहीं है और नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री सरस्वत्यै नमः। अंधियारा चीर कर एक नूर निकलेगा। हौसला रख मेरे प्रतिद्वंद्वी, तेरे हिस्से का भी सूरज जरूर निकलेगा। जिस दिन समान नागरिक संहिता के आने लगेंगे परिणाम, उस दिन हर भारतवासी खुशी से झूम उठेगा। उस दिन हर भारतवासी खुशी से झूम उठेगा। आप सभी सभासदों व विद्वज्जनों का इस सभागार में तहे दिल से अभिनंदन, वंदन एवं नमन करती हूँ। आज मैं पुण्य रचना क्रम संख्या 8, संविधान में संशोधन होना चाहिए विषय के पुरजोर पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। कवि शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, मुखिया मुखसार चाहिए, खान पान धोए। मान्यवर, मुख को कुछ भी मिलता है तो वह समान रूप से सभी अंगों में वितरित करता है। क्या सूरज कभी अपनी रोशनी में भेदभाव करता है? तो क्यों यह सर्वश्रेष्ठता का दावा करने वाला मानव समान नागरिक संहिता को लेकर इतना विचलित हो रहा है? कक्षा में समान वेशभूषा में बैठे बच्चे कितने सुंदर व सभ्य नजर आते हैं, और शिक्षक जाति, धर्म, रंग, रूप, आकार को ना मध्य नजर रखते हुए सभी को समान रूप से ज्ञान प्रदान करता है। शाश्वत, नित्य एवं ईश्वरत्व हमारे वेदों में भी कहा गया है। संगच्छध्वम संवदध्वम, सभी को एक साथ मिलकर चलने व एक साथ मिलकर बोलने का संदेश देता है। फिर हमारे समाज में यह बदलाव क्यों? महोदय, चंद लोग अपने कुछ स्वार्थ के लिए समाज में भ्रांतियां पैदा करते हैं। मैं दृष्टिपात करती हूँ हमारे समाज पर, तो विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्गों, समुदायों में विभाजित समाज दिखता है। मानवता कुछ बिखरी सी नजर आती है। महोदय, मैं पूछना चाहूंगी मेरे प्रतिभागी साथियों से कि क्या यही सभ्य समाज है? संविधान एक, विधान एक, इसमें क्या परेशानी होगी? शादी, तलाक, विरासत, गोद में सभी की समान न्याय प्रणाली होगी। सभ्य श्रोतागण, संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद का मानव कल्याण से अटूट रिश्ता है। समान नागरिक संहिता समाज को सभ्य, सशक्त व सुदृढ़ बनाने में अपना अहम योगदान निभाती है,
और उसके साथ साथ बिखरती हुई मानवता को एकजुट करने में अपना रोल निभाती है। महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से समाज हमारा एकजुट हुआ। विश्वास रखो दूर अंधेरा होगा, फिर से बागों में बसंत का बसेरा होगा। संविधान अपनाएंगे हम, बीतेगी अंधेरी रात, फिर से सुंदर सवेरा होगा। धन्यवाद। समान नागरिक संहिता से सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है? प्रभात महोदय, प्रश्न के लिए धन्यवाद। समान नागरिक संहिता से केवल एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी समाज को, हर मनुष्य को इससे फायदा होने वाला है। केवल एक अकेले इंसान का फायदा नहीं बल्कि संपूर्ण मनुष्य जाति का इसमें फायदा होगा। क्या आपको नहीं लगता कि इससे महिलाओं को ज्यादा फायदा होने वाला है? बिल्कुल मान्यवर, महिलाओं को ज्यादा फायदा होगा, लेकिन महिलाएं भी तो हमारे समाज का ही एक हिस्सा है। उनको फायदा होगा, हमारा समाज और भी ज्यादा विकसित करेगा। धन्यवाद। भारतीय संविधान में संसद की क्या भूमिका है? सुप्रभात महोदय, प्रश्न के लिए धन्यवाद। भारतीय संविधान में कृपया करके अपना महोदय, संसद से ही हर हमारे नियम कायदे कानून आते हैं। अगर वो अच्छे नियम कायदे कानून ना बनाएंगे तो हमारे समाज में उनका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, क्या किस चीज की जरूरत है, हमारे मनुष्य को हमारे जीवन में किस चीज की जरूरत पड़ती है, कहाँ पर किस चीज को किस तरीके से लागू करना है, इन सभी बातों पर संसद में ही चर्चा की जाती है। धन्यवाद। जय माता सरस्वती। संविधान को संशोधन से बचाना होगा, राष्ट्र के विकास को विनाश से बचाना होगा। समान नागरिक संहिता लागू करने की सोचिए बाद में, पहले दिलों में समानता लाकर इंसान को इंसान बनाना होगा। सुप्रभात सभी दिग्गज श्रोताओं को मेरा नमन। आज मैं खुशी क्रम संख्या 8 आपके समक्ष संविधान में संशोधन आवश्यक विषय के पुरजोर विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। मान्यवर, हम अपने जीवन को जिस सुख और आनंदमय शैली से जीना चाहते हैं, उसका अधिकार दूसरों को भी दें। यही जीवन जीने की अर्थपूर्ण कला है। समान नागरिक संहिता को लागू करना तो विभिन्न धर्मों के समुदायों की आस्था को ठेस पहुंचाने जैसा। महोदय, एक संक्षिप्त संविधान ही राष्ट्र को उन्नति की राह पर लेकर जा सकता है। सभ्य श्रोतागण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अपने विदाई समारोह भाषण में यह कहा था कि वर्तमान समय के सभी विकसित राष्ट्रों के संविधान अत्यंत संक्षिप्त हैं। माननीय निर्णायक मंडल, अभी मेरी प्रतिपक्षी साथी बड़ी चतुराई से तुलसीदास जी की चौपाई को ढाल बनाते हुए श्रोताओं को दिग्भ्रमित कर रही थी। अरे, रामचरितमानस में भी कहा गया है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। संस्कृत का न्याय शास्त्र कहता है, रुचिनाम वैचित्र्यात्, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की रुचि भिन्न होती है। मेरे प्रतिपक्षी जिस समान नागरिक संहिता का मंच पर आकर इतने जोर शोर से ढोल बजा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या उनके परिवार के सभी सदस्यों की रुचि एक समान है? मेरे प्रतिपक्षी शायद यह बात भूल रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के 3 विभिन्न रंग अलग अलग शक्ति के प्रतीक हैं। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि ईर्ष्या द्वेष ने ही हमारा जीवन दुभर कर रखा है। जीवन का आनंद ईर्ष्या द्वेष में नहीं, जीवन का सुख पर पीड़ा में नहीं, जीवन का कल्याण तो जियो और जीने दो में है।
एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति ने सिखलाया सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, फिर इतने विशाल राष्ट्र के सभी लोगों को एक ही सांचे में ढालने की जद्दोजहद क्यों? अरे हम तो उन ऋषि मुनियों की संतान हैं जिन्होंने कहा, औरों को हंसते देख मनु हंसो और सुख पाओ। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं बस यही कहना चाहूंगी, संविधान रूपी पुष्प को तुम महकाते रहना, लेकिन समान नागरिक संहिता जैसे कांटों से इसे बचाते रहना। गंगा जमुनी तहजीब के बारे में सोचकर मेरे देश के परिवेश को तुम उन्नति के सितारों से सजाते रहना, मेरे देश के परिवेश को तुम उन्नति के सितारों से सजाते रहना। जय हिंद, जय भारत। मेरा सादर मैं प्रतिभागी मुस्कान आपके समक्ष समान नागरिक संहिता के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित। ये प्रश्न मेरे आप सभी से, क्या एक व्यक्ति को 4 शादी करना कानूनी होना चाहिए? 18 वर्ष से पहले किसी लड़की की शादी करना सही है? तलाक, आवास और उत्तराधिकारी के मामले में एक महिला को एक पुरुष के मुकाबले आधा दर्जा देना क्या ये उचित? वैसे तो हमारा देश विभिन्नता में एकता का नारा देकर खुद को प्रगतिशील में धर्मनिरपेक्ष होने का डंडा बन जाता है, लेकिन वास्तविकता से बात करें तो यहाँ हर घर अपनी अपनी डफली और अपने अपने राग। इसी भेदभाव को खत्म करके वे एकजुट करने के लिए हमें एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जो सभी लोगों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करे। यह भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 44 में उल्लेख है, एक देश एक कानून। अब मेरे प्रतिद्वंदी मित्र शायद इस बात पर तर्क देंगे कि यह संविधान की भाषा को उल्लंघित करता है, वह अनुच्छेद 25 की विडंबना करता है, परंतु बहुत है यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है। यह किसी की मानसिक या धार्मिक कुरीतियों के प्रति अपनी विडंबना नहीं दिखा, परंतु यह सुनिश्चित करेगा कि धर्म के नाम पर की गई कुरीतियां नष्ट हो, फिर देश में समानता सुनिश्चित। तलाक, तलाक, तलाक और एक जिंदगी खत्म। ऐसे कानून का क्या फायदा जो एक व्यक्ति का जीवन ही नष्ट कर दे? मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु महिलाएं इस धार्मिक पीढ़ियों को तोड़कर न्यायालय पहुंची। पिछले कुछ दिनों आपने ध्यान दिया होगा शाहबानो मामले के बारे में, जहां एक 62 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक को 3 तलाक के तहत तलाक दे दिया गया। और जब तुम्हारे विचारों को संजोए रखने का अधिकार है, यदि है तो क्यों यूसीसी लाकर हमसे हमारे अधिकार छीने जा रही है? बस इन्हीं कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं आप सभी को देना चाहूंगी। परम आदरणीय श्री विवेक के निर्णायक मंडल, मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, व सदन में उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा हृदय की गहराई से नमस्कार। मैं हितांशी, प्रतिभागी नंबर 9, आप सभी के समक्ष समान नागरिक संहिता के विषय में विपक्ष में अपने विचार रख रहे हैं। महोदय, हम क्या यूसीसी लाएंगे? अभी तक तो हमारे पास सामग्री की ही स्पष्टता नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल, यहाँ तक कि मोदी सरकार भी यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि किन व्यक्तिगत कानूनों को शामिल किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा। इस बात पर भी स्पष्टता की कमी है। वैसे भारत जैसे विविध देश में सभी समुदाय के लिए यूसीसी को लागू करना बेहद मुश्किल होगा, सभी को स्वीकार करना बेहद मुश्किल होगा। महोदय, मैं आपका ध्यान कुछ केंद्रित बिंदुओं पर केंद्रित करना चाहती हूँ। यदि यूसीसी लागू हुई तो धारा 19 से 22 का उल्लंघन होगा, जो कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार देती है। धारा 25 से 28 का उल्लंघन होगा, जो कि हमें किसी भी धर्म को अपनाने की स्वीकृति देती है। और धारा 29-30 का उल्लंघन होगा, जो हमें हमारी सांस्कृतिक अधिकारों को संजोए रखने की अनुमति देती है। महोदय, कोर्ट में जाकर शादी करके आने से हमारे रीति रिवाजों का क्या होगा, इसी में सोचिएगा। मैं हरियाणा की बेटी हूँ और हमारे यहाँ शादी की खुशी में
है। मैं पूछती हूँ इस यूसीसी के पक्षधरों से कि जब अल्पसंख्यक समुदाय जो कि भारत के ही निवासी हैं, इसके विरोध में जब सड़कों पर उतरेंगे तब आप क्या करेंगे? उन्हें डराएंगे या धमकाएंगे? परंतु महोदय उस समय वह किसी भी हाल में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को खोने को तैयार नहीं हो। मैं पूछती हूँ कि क्या आप सभी अपनी धार्मिक आजादी को खोने को तैयार हैं? जी महोदय, मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि यूसीसी सांस्कृतिक विविधताओं को मारने का तरीका। यदि यूसीसी लागू हुई तो हमारी सारी सांस्कृतिक विविधताएं नष्ट हो जाएगी। भारत तो इनकी विभिन्नताओं से ही जाना चाहता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही तो भारत की पहचान है। ऐसे में हम समान नागरिक संहिता को लागू करके अपनी भारत की पहचान मारने की बात कर रहे हैं महोदय। और मैं पूछती हूँ कि कौन है वो जो मेरे देश से उसका सौंदर्य छीनना चाहता है, उसे सौंदर्यहीन करना चाहता है? महोदय, ऐसे तानाशाही विचारों की मेरे देश में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। अब हमें समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। आदरणीय भार्गव जी, प्राचार्य महोदय, अन्य अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा प्राचार्य महोदय जी का और भार्गव जी का कि मुझे आने का उन्होंने यहाँ पे अवसर दिया। साथ ही मैं आप सबको एक बात और बताना चाहूँगा कि आज से लगभग 26 साल पहले मैंने इसी विद्यालय में एडमिशन लिया था और एक तरह से मैं भी यहाँ का छात्र रहा हूँ और कभी आपके बीच का ही एक प्रतिभागी रहा हूँ। हम यहाँ पास के गांव में कभी रहते थे और सोचते थे कि भाई जिंदगी में कैसे बदलाव आएंगे, क्या कभी ऐसा अवसर मिलेगा कि जहां हम अपना पढ़ाई का काम कर रहे हैं वहां जाने का अवसर मिलेगा। फिर आपने एक पंक्ति सुनी होगी कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर झगड़े ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो जोरदार मेहनत की हमने और उसका ही फल है कि जहाँ पे हम कभी पढ़े आज वहीं पे चीफ गेस्ट बन के आने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। मैं साथ ही बताना चाहूँगा कि जैसा कि विषय आपके सामने चल रहा था, विभिन्न प्रतिभागियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। मैंने खास तौर पे लगभग सभी प्रतिभागियों के छोटे छोटे वीडियो वहाँ बैठ के बनाए हैं। मैं पास में जो राजकीय महाविद्यालय है, गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, वहाँ पे राजनीति का ही प्रोफेसर हूँ। तो मैं वहाँ जाके हमारे 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट्स हैं, उनको दिखाऊंगा कि देखो बच्चे कितने अच्छे तरीके से बोलते हैं। साथ ही मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि क्योंकि आज का हमारा मुख्य विषय राजनीति का ही रहा है, तो मैं इसी विद्यालय से पढ़ा। उसके बाद मैंने राजकीय महाविद्यालय में एडमिशन ले लिया और मैं 2006 में वहाँ का यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। इसके अलावा एक और बात लाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ संविधान के विषय में चल रहा था। मेरे नाम नेशनल रिकॉर्ड है, मैं पहला भारतीय हूँ जिसने सारा संविधान याद किया हमारे देश का। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए जिस जगह आप बैठे हुए हैं इस जगह पर कभी हम भी बैठते थे, हम भी पढ़ाई करते थे और पास के कभी एक सामान्य से गांव के सामान्य से परिवार से संबंधित थे। तो बस ये सोचते थे कि भाई जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा, कैसे क्या करें कि किस तरीके से जिंदगी में आगे निकला जाए। हम एक सामान्य परिवार से संबंधित थे, हमारी 3 बहनें हैं, इकलौता मैं हूँ। जैसे पिताजी सामान्य शिक्षक थे, उन्होंने बस एक बात बताई कि बेटा ना कोई सिफारिश है, ना कोई पैसा है, ना कोई जमीन जायदाद है, बस एक ज्ञान है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ अच्छे तरीके से। और अगर तुम मेहनत करोगे ना, चारों भाई बहन, तो कुछ भी बन जाओगे। मैं बताऊं, मैं विद्यालय से निकला, महाविद्यालय से निकला, उसके बाद लगातार मैंने 3 बार यूनिवर्सिटी टॉप की है। हरियाणा सरकार के लगातार 19 रिटर्न टेस्ट क्लियर किए हैं। अब मैं मेरी 3री सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। पहले मैं 5 साल इंस्पेक्टर रहा हूँ, फिर 6 साल लेक्चरर रहा हूँ, अब 7 साल से प्रोफेसर हूँ और साथ में IAS की तैयारी कर रहा हूँ। ये सब बातें बस इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप बस जिंदगी में एक मकसद ले लीजिए कि आपको अगर अपनी जिंदगी बदलनी है, अपने माँ बाप की जिंदगी में कुछ बदलाव लेके आने हैं ना, तो उसका एक ही तरीका है कि आपको रात दिन मेहनत करनी पड़े। मैं 2 बिंदुओं में प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ संविधान के बारे में काफी सारी बातें हुई, आपसे संविधान के विषय में कई सारे प्रश्न पूछे गए।
कुछ इस तरह के प्रश्न थे, बताइए संविधान क्या कहना चाहता है, बताइए संविधान में ये कंसेप्ट क्या है, बताइए संविधान का उद्देश्य क्या है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को संविधान का मंतव्य जानना है, संविधान क्या कहना चाहता है, अगर आपको ये समझना है ना, तो आपको बस इतना सा काम करना है, हमारे देश के संविधान की जो प्रस्तावना है वो अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए। हमारे देश की संविधान की अगर आपने प्रस्तावना याद कर ली, उसको समझ लिया ना, तो आप समझ लीजिए कि आपको सारा संविधान याद हो गया। हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, धर्म, अभिव्यक्ति, विचार, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता उपलब्ध करवाने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए हमारी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 और ब्रैकेट में है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अगर ये पंक्तियां अगर आपको याद है ना, तो पूरा संविधान आपको याद हो जाएगा। साथ में मैं एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ज्ञान के विषय में, यहाँ क्योंकि जितने भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं सामान्य परिवारों से संबंधित है ज्यादातर, और यही हमारी जिंदगी है, तो मैं ज्ञान के विषय में आपके सामने एक पंक्ति बताना चाहूंगा, आप सुनेंगे। जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्र कठिन है ये, पग पग पे भेद भाव है, रक्त रंजित पाव है, जन्म से किसी के सर वंश की छांव है, झूठ के रथ पे सवार डाकुओं का गांव है, किसी के पास है छल कपट, किसी को रूप का वरदान है, ये सोच के मत बैठ जा कि ये विधि का विधान है, बज रहा मृदंग है ये कहता अंग अंग है, कि प्राण अभिशेष है मान अभिशेष है, उठा ले ज्ञान का धनुष तू, एक कण भी और कुछ मात मात मत भगवान से, ज्ञान की कमान पे लगा दे तू विजय तिलक, काल के कपाल पे लिख दे तू गुलाल से, कि रोक सकता है कोई तो रोक के दिखा मुझे, हक छीनता आया है जो मुझे, अब छीन के हक बता मुझे, ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्म शास्त्र आपका ज्ञान है, तो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले, कि कर्म के कुरुक्षेत्र में ना रूप काम आता है, ना झूठ काम आता है, ना जाति काम आती है, ना बाप का नाम काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपका वो अस्त्र है जो आपको आपका हक दिलाता है। तो आप सबसे गुजारिश भी रहेगी और सभी विद्यार्थियों में कहना चाहूंगा कि अगर जिंदगी में सफल होना है तो एक उद्देश्य ले लीजिए अपनी जिंदगी का, कोई भी जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, चाहे वो एक IAS ऑफिसर का है, IPS ऑफिसर का है, या कोई अन्य पद जो आप पाना चाहते हैं, बस दिन रात उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अपने जितने भी संसाधन आपके पास हैं, आपका मानसिक ज्ञान है, आपका शारीरिक क्षमताएं हैं, सबको उसी प्राप्ति में लगा दीजिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसको पा ना लें। अगर हम सब ऐसा करेंगे ना, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, तभी हमारा देश उन्नति कर पाएगा, और तभी हम गर्व के साथ सच्चे अर्थों में सर ऊंचा उठा के कह सकेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो कभी इसी स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं, फॉर व्हाटएवर लिटिल टाइम, साल 2 साल 6 महीने कितने दिन भी पढ़े पर इस स्कूल में, हमें बड़ा गौरव होता है इस बात का कि इस स्कूल से पढ़े हुए हैं, और स्कूल से बच्चे पढ़ के इतना अच्छा आगे करते रहे हैं, ये आपके लिए भी एक उन्होंने he has laid an example for you to emulate, आप भी इसको कर सकते हैं। दूसरा, मैं बहुत आभारी हूँ जजी साहिबान का, मिस्टर अशोक सिनर्जी जी का जो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल हैं नर्मदा कॉलेज में, डॉक्टर प्रियंका विशेष जी का जो DPS स्कूल से हैं, उन्होंने इतना समय लगाया और अभी आप लोगों का सबको सुना। तो जैसे मैंने बात की कि मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन पूरा याद है, इट्स अ मैटर ऑफ रियली प्राइड कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद होना हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्रियम्बल ही सब कुछ आपको पूरा कर देता है। इन्होंने प्रियम्बल को हिंदी बताया, मुझे कंठस्थ नहीं है ना, मुझे याद है, बट इफ आई ट्राई टू रिकलेक्ट द इनिशियल लाइंस, वो है द वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic socialist republic, ऐसे करके शुरुआत होती है इसकी, और जो कि इन्होंने, इनको तो पूरा आगे तक कंठस्थ है। बहुत बढ़िया बात है कि सब कुछ जानते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे अभी आपको
कि इन्होंने थोड़ा जिक्र किया डॉक्टर गोपीचंद भार्गव का फ्रीडम मूवमेंट की में कंट्रीब्यूशन में। जैसे आपको पता होगा, जो हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, कि कांग्रेस के जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तो दो दल थे, गरम दल और नरम दल, और उसके अलावा कुछ क्रांतिकारी थे, जैसे भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, जो कि लाहौर में उन दिनों बड़े कार्य करे थे। तो डॉक्टर गोपीचंद भार्गव जो थे, ही वॉज अलाइंड टू द गरम दल, और वो कांग्रेस में रहते हुए भी क्रांतिकारियों के साथ काफी जुड़े हुए थे, क्रांतिकारियों को हर तरह से मदद पहुंचाते थे। ये ऐसा बहुत इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे वो उनके साथ खड़े मिले, और उनको उस सारे दौरान में उनके अलग अलग टाइम सारे जुड़े जाएं तो कोई 44 महीने वो उनको जेल में रहना पड़ा ब्रिटिश साम्राज्य में। और जब ये सैमन कमीशन आया था, लाला लाजपत राय का जैसे आपने जिक्र किया कि उन पर लाठी पड़ी, तो सैमन कमीशन को भी जो अपोज करने गए थे उनमें वो साथी थे। और पंडित ठाकुरदास भार्गव जी के नाम से स्कूल है, उन्होंने बताया कि गौ स्लॉटर के केस जो आर्टिकल 48 है वो उनका बना हुआ है। वो आर्टिकल 48 में देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, क्योंकि आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके बड़े इंटरेस्ट की बात है कि हाउ ओपन दे वर टू द अदर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कितने एक खुले ख्यालात के हिसाब से वो उन्होंने बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये जब बनाया तो एक देयर वाज अ मुस्लिम बुचर, एक कसाई था मुसलमान, जो कि तमिलनाडु से था। उसने कहा, जी मुझे आप एक तरफ तो कहते हैं कि यू हैव लिबर्टी ऑफ प्रोफेशन, कि आप जो भी व्यवसाय कर सकें वो व्यवसाय करने की आपको छूट है, और दूसरी तरफ आप एक तरफ से दिस इज द ओनली वोकेशन, दिस इज द ओनली प्रोफेशन दैट आई हैव ऑलवेज लर्न। मैंने इससे पहले कुछ सीखा नहीं, मेरे दादा भी कसाई थे, मेरे पिताजी भी कसाई थे, मैं भी कसाई हूँ, मुझे इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता। तो आप ऐसा नहीं होना कि इस आर्टिकल 48 लगाने के बाद मेरा वो हक छीना जा रहा हो। तो ऐसी चीज़ें, अगर आप किसी को इंटरेस्ट हो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट्स को या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को, तो जाने का, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स पढ़ें, तो ऐसे बड़े वाक़ये आते हैं। और अब निर्णायक मंडल आ चुका है, उन्होंने जरूर इसका फैसला कर लिया होगा। एंड बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, टू डॉक्टर अशोक सिनर्जी जी and Dr. Priyanka Vashish ji for having found time to come and grace the occasion. Thank you. एवं प्रतिभागी शिक्षक, आप सभी को विद्यालय परिवार और मेरी ओर से साधुवाद। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी जब हम इस तरह के कोई गतिविधियां आयोजित करें तो आप मैं अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद।